अध्याय 1। भारत हमें क्या सिखा सकता है। जब मुझे कैम्ब्रिज के इतिहास अध्ययन मंडल से कुछ व्याख्यान देने का आमंत्रण मिला, जो खास तौर से इंडियन सिविल सर्विस के उम्मीदवारों के लिए बनाया गया था, तो मैं कुछ देर के लिए झिझका, क्योंकि मुझे इस बात पर बहुत संदेह था कि क्या मैं अपने व्याख्यानों के जरिए वास्तव में कुछ ऐसा कर सकूंगा जो उनके लिए परीक्षा उत्तीर्ण करने में सचमुच उपयोगी होगा। ऐसा लगता है कि विश्वविद्यालयों का एकमात्र नहीं तो प्रमुख उद्देश्य युवाओं को परीक्षा पास करने के लिए योग्य बनाना है, और इंडियन सिविल सर्विसेज के उम्मीदवारों के लिए अपनी परीक्षा पास करना और अच्छी तरह से पास करना किसी भी कक्षा के विद्यार्थियों की तुलना में बहुत ज्यादा महत्व का है। हालांकि मुझे यह डर था कि मेरे कुछ व्याख्यानों में उपस्थित होने से ऐसे उम्मीदवार को शायद ही लाभ होगा जो लंदन की 3 परीक्षाओं की कठिन यात्रा तय करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। तथापि दूसरी ओर मैं इस तथ्य को भी नहीं नकार सकता था कि ये विश्वविद्यालय किसी परीक्षा के लिए सिर्फ सीढ़ी बनने के लिए ही नहीं बने हैं, बल्कि ऐसा कुछ और भी है जो विश्वविद्यालय पढ़ा सकते हैं और उन्हें पढ़ाना चाहिए। इसके बारे में मुझे पूरी तरह विश्वास है कि वे मूलतः पढ़ाने के लिए बने थे, कि वो परीक्षक मंडल के सामने उसकी बाजारू कीमत चाहे ना हो, किंतु हमारे पूरे जीवन के लिए उसका स्थायी मूल्य हो। यही बात हमारे काम में वास्तविक रुचि और उससे ज्यादा हमारे काम के प्रति प्रेम और उससे ज्यादा हमारे काम में सच्चा आनंद और सुख प्रदान करता है। यदि कोई विश्वविद्यालय ये पढ़ा सकता है, यदि वो अध्ययन करने और जीवन संघर्ष के लिए खुद को तैयार करने और दैनंदिन जीवन के उबाऊ परिश्रम के लिए युवाओं के दिमाग में एक सूक्ष्म जीवंत कीटाणु उनके दिमाग में रोप देता है, तब मुझे यह विश्वास हो जाता है कि किसी विश्वविद्यालय ने कुछ ज्यादा किया और उसने अत्यंत कठिन परीक्षा को पास करने में और सीनियर रैंगलर्स या प्रथम श्रेणी का व्यक्ति बनने के लिए उच्चतम स्थान पाने में उनकी सहायता करने की तुलना में उसने उन्हें ज्यादा स्थायी फायदा पहुंचाया है। दुर्भाग्य से एक के बाद दूसरी परीक्षा पास करने के लिए जो काम करना पड़ता है और ढेर सारी जानकारी एकत्र करने की जो प्रक्रिया हाल में ही उत्कृष्टता के शिखर पर ला दी गई है, उससे बहुत विपरीत प्रभाव पड़ा है। इससे उस काम के लिए भूख पैदा ना होकर अगर बौद्धिक उबकाई नहीं तो ऐसी उदासीनता तो पैदा होती ही है जो जीवन पर्यंत बनी रह सकती है। इसका डर जितना इंडियन सिविल सर्विस के उम्मीदवारों के लिए है, उतना किसी और के लिए नहीं है। इंडियन सिविल सर्विस में प्रवेश के लिए पहली परीक्षा उत्तीर्ण करने और यह प्रमाण देने के बाद कि उन्होंने उदार शिक्षा के लाभ हासिल कर लिए हैं और क्लासिक्स, इतिहास और गणित में हमारे पब्लिक स्कूलों से सामान्य जानकारी प्राप्त कर ली है, जिससे बाद की जिंदगी के सभी ज्यादा महत्वपूर्ण और प्रोफेशनल अध्ययनों के लिए श्रेष्ठ और सुनिश्चित नींव निसंदेह रूप से डाल दी गई है, वे एकाएक पाते हैं कि अपने पुराने अध्ययनों और पुराने मित्रों से कट गए हैं। तब उन्हें ऐसे नए विषय लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है जो उनके लिए विकर्षी चाहे ना हो, लेकिन अजनबी और अजीब जरूर लगते हैं। अजनबी वर्णमाला, अजनबी भाषा, अजनबी नाम, अजनबी साहित्य और कानूनों का उन्हें सामना करना होगा, और उन्हें उनका चयन नहीं करना है, बल्कि उन्हें आवश्यक रूप से जानना है। 2 साल तक चलने वाला यह पाठ्यक्रम तय है, विषय निश्चित है, किताबें तय हैं, परीक्षा की व्यवस्था है, और यदि उम्मीदवार ठीक ढंग से हर अगली बाधा को पक्के तौर पर बिना किसी दुर्घटना के पार करना चाहता है, तो उसे बाएं दाएं देखने का समय नहीं है। मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि इसका कोई रास्ता नहीं है। यदि परीक्षाएं बुद्धिमत्ता से संचालित की जा सकती हैं, तो मैं परीक्षा प्रणाली के खिलाफ नहीं हूं। खुद एक पुराना परीक्षक होने के नाते मुझे यह कहने के लिए बाध्य होना पड़ेगा कि जितना ज्ञान इन परीक्षाओं में तैयार शुदा रूप में पैदा किया जाता है, वो एकदम भौचक कर देने वाला है। प्रश्न पत्र में उत्तर है, कई तारीखें हैं, शाही नामों और लड़ाइयों की सूचियां हैं, अनियमित क्रियाएं हैं, सांख्यिकी के आंकड़े हैं और दूसरी कितनी सारी चीजें हैं। किंतु उम्मीदवारों को जो काम करना है उसमें उनका दिल बहुत कम लगता है। जो परिणाम आते हैं वे निश्चित रूप से बढ़िया हैं, लेकिन उनमें मौलिक सोच की चिंगारी
या कोई चतुराईपूर्ण गलती शायद ही कभी दिखती है। यह ऐसा काम है जो जरूरत के कारण किया गया है, या यूं कहें कि कर्तव्य की भावना के कारण किया गया है, पर प्रेम के कारण शायद ही कभी यह काम किया गया है। अब उसे कैसा होना चाहिए? हमें ग्रीक और लैटिन, कविता, दर्शन, कानून, यूनानी और इटालियन कला का अध्ययन क्यों अनुकूल लगता है? इससे एक विशेष प्रकार का उत्साह क्यों पैदा होता है और इसे समान रूप से सम्मान दिया जाता है, जबकि संस्कृत, प्राचीन काव्य, दर्शन, कानून और भारत की कला को अधिक हुआ तो विचित्र ही माना जाता है। लेकिन ज्यादातर लोग इसे निरर्थक, उबाऊ और हास्यास्पद मानते हैं। ये कहना अजीब है कि ये भावना अन्य किसी देश की तुलना में इंग्लैंड में ज्यादा मौजूद है। फ्रांस, जर्मनी और इटली, यहां तक कि डेनमार्क, स्वीडन और रूस में भारत के नाम के साथ एक धुंधला आकर्षण है। जर्मन भाषा की एक अत्यंत सुंदर कविता है ब्राह्मण की बुद्धिमत्ता, जिसकी रचना रूकर्ट ने की है। मेरे ख्याल से ये रचना विचार और रूप के हिसाब से गेटे की वेस्ट और स्टिल्खर डिविन से भी ज्यादा पूर्ण है। जर्मनी में जो विद्वान संस्कृत का अध्ययन करता है, उसके बारे में ऐसा माना जाता है कि वो प्राचीन ज्ञान के गहरे और काले रहस्यों में दीक्षित है। और यदि किसी व्यक्ति ने भारत की यात्रा की है और वो चाहे कलकत्ता, बंबई या मद्रास ही गया हो, तो भी उसकी बात ऐसे सुनी जाती है जैसे वो दूसरा मार्को पोलो हो। इंग्लैंड में संस्कृत के विद्यार्थी को उबाऊ समझा जाता है, और यदि कोई बुजुर्ग इंडियन सिविल सर्वेंट एलिफेंटा या टावर्स ऑफ साइलेंस के वैभव का वर्णन करता है, तो ये खतरा रहता है कि लोग उठकर चले जाएंगे। ये जरूर है कि ऐसे कुछ प्राच्यविद हैं जिनकी किताबें पढ़ी जाती हैं और जिन्होंने इंग्लैंड में प्रतिष्ठा पा ली है, क्योंकि वे वास्तव में असाधारण प्रतिभा के धनी थे और उन्हें देश के महान लोगों में रखा गया होता यदि दुर्भाग्य से उनकी ऊर्जा भारतीय साहित्य में ना लगी होती। मेरा मतलब सर विलियम्स जोन्स से है, जिनके बारे में डॉक्टर जॉनसन ने कहा था, इंसान के पुत्रों में वे सबसे अधिक प्रबुद्ध लोगों में से थे। इसके अलावा थॉमस कोलब्रुक भी ऐसे ही थे, लेकिन अपने दिनों में अच्छा काम करने वाले कई लोगों जैसे वैलेंटाइन, बुचानन, कैरी, क्रॉफर्ड, डेविस, इलियट, एलिस, हाउटन, लेडन, मैकेंजी, मार्सदेन, वारेल, विल्किंस, विल्सन और अन्य कई विद्वानों को प्राच्य विद्वानों के एक छोटे से समूह के अलावा शायद ही कोई जानता है, और उन्हें इंग्लैंड के उन पुस्तकालयों में बेकार समझा जाता है जो अपने यहाँ विद्वत्ता और विज्ञान की मुख्य शाखाओं की संपूर्ण किताबें होने का दावा करते हैं। कितनी ही बार जब मैंने इंडियन सिविल सर्विस के युवा उम्मीदवारों को सलाह दी कि वे कुछ और करने के पहले संस्कृत का अध्ययन करें, तो मुझसे कहा गया, संस्कृत का अध्ययन करने का हमारे लिए क्या उपयोग है? शकुंतला, मनु और हितोपदेश के तो अनुवाद मिलते हैं, और इनके अलावा उस साहित्य में ऐसा क्या है जो पढ़ने योग्य है? कालिदास बहुत सुंदर हो सकते हैं और मनु के कानून बहुत विस्मयकारी हैं, और हितोपदेश की कथाएं बहुत अनोखी है, लेकिन आप संस्कृत साहित्य की तुलना यूनानी साहित्य से नहीं कर सकते, या आप हमें संस्कृत की पांडुलिपियों की प्रतिलिपि करने और उनका संपादन करने में समय बर्बाद करने के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि हमें इनसे ऐसी कोई शिक्षा नहीं मिलती जिसे हम पहले से नहीं जानते, या ये हमें ऐसा कुछ नहीं सिखाती जिसे सीखने की हम उपेक्षा करते हैं। ये मुझे बहुत दुखद गलतफहमी लगती है, और इसे हटाना और यथासंभव सुधारना मेरे व्याख्यानों का मुख्य मकसद होगा। मैं ये सिद्ध करने की कोशिश नहीं करूंगा कि संस्कृत साहित्य यूनानी साहित्य के समान है। हमें हमेशा तुलना क्यों करनी चाहिए? यूनानी साहित्य के अध्ययन का अलग मकसद है और संस्कृत साहित्य के अध्ययन का अलग। लेकिन मैं आशा करता हूं कि मैं आपको यह विश्वास दिला दूंगा कि संस्कृत साहित्य को सही भावना से यदि पढ़ा जाए तो वो मानवीय रुचि से भरपूर है, ऐसी शिक्षाओं से भरपूर है जो यूनानी भी हमें नहीं सिखा पाए। ये एक ऐसा विषय है जिस पर हर एक इंडियन सिविल सर्विस को अपने खाली समय में कहीं ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जिस युवक को अपने जीवन के 25 साल भारत में बिताना है, भारतीयों के बीच में, कर्मचारियों के बीच में कर्मचारी बनकर, विदेशियों के बीच में विदेशी बनकर रहना है, तो उसके लिए यही सर्वश्रेष्ठ तरीका है। उसके करने के लिए ढेर सारी उपयोगी और रोचक बातें होंगी, बशर्ते कि वो उन्हें करना चाहता है।
जैसा कि वो इटली, ग्रीस या इजिप्ट में पिरामिडों के बीच या बेबीलोन के महलों के बीच करता। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने अपने व्याख्यानों का शीर्षक भारत हमें क्या सिखा सकता है क्यों रखा। यह सच है कि ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें भारत को हमसे सीखना है, किंतु ऐसी दूसरी चीजें भी हैं जो एक तरह से महत्वपूर्ण हैं और जिन्हें हम भी भारत से सीख सकते हैं। यदि मैं संसार में किसी ऐसे देश की तलाश करूं जहां प्रकृति ने पृथ्वी के किसी हिस्से में संपत्ति, शक्ति और सुंदरता का वरदान दिया है, तो मैं भारत की ओर इंगित करूंगा। यदि मुझसे कोई पूछे कि किस आकाश के नीचे मानव मस्तिष्क ने अपने श्रेष्ठतम वरदानों को अत्यंत पूर्णता से विकसित किया है और जीवन की महानतम समस्याओं पर अत्यंत गहन चिंतन किया है और कुछ ऐसे प्रश्नों का हल पा लिया है जो उन लोगों का भी ध्यान आकर्षित कर सकता है जिन्होंने प्लेटो और कांट का अध्ययन किया है, तो मैं भारत की तरफ इशारा करूंगा। और यदि मुझसे कोई पूछे कि हम यूरोप के रहने वालों को, जिन्हें यूनानियों, नोमनों और यहूदियों के विचारों पर लगभग पूरी तरह से पोषित किया गया है, उन्हें किस साहित्य से ऐसी सीख मिलेगी जिसकी बहुत जरूरत है ताकि हम अपना आंतरिक जीवन अधिक पूर्ण, अधिक व्यापक, अधिक वैश्विक, वास्तव में अधिक मानवीय और न सिर्फ वर्तमान जीवन बल्कि एक शाश्वत जीवन बना सकने वाली सीख प्राप्त कर सकते हैं, तो मैं फिर से भारत की ओर इशारा करूंगा। मैं जानता हूं कि मेरी बात सुनकर आपको आश्चर्य होगा। जिन लोगों ने अपने सक्रिय जीवन के कई साल कलकत्ता, बंबई और मद्रास में बिताए हैं, वे इस विचार से सिहर जाएंगे कि वे जिन लोगों से वहां बाजारों में या अदालतों में या तथाकथित देशज समाज में मिले, वे हमें कुछ सिखा सकते हैं। इसलिए मैं अपने इन मित्रों को, जो कई साल तक भारत में सिविल सर्वेंट, अधिकारियों, मिशनरियों और व्यापारियों के रूप में रहे और जो इस देश के बारे में उस व्यक्ति से बहुत ज्यादा जानते होंगे जिसने आर्यावर्त की भूमि पर कभी पैर नहीं रखा, स्पष्ट करना चाहूंगा कि हम अलग अलग भारत के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि मैं मुख्यतः उस भारत के बारे में सोचता हूं जैसा वो 1000, 2000 और शायद 3000 साल पहले था। वे आज के भारत के बारे में सोचते हैं और जब वे आज के भारत के बारे में सोचते हैं तो उन्हें मुख्यतः कलकत्ता, बंबई या मद्रास और शहरी भारत की याद आती है। मैं ग्राम्य समुदायों वाले भारत को देखता हूं जो भारतीयों का सच्चा भारत है। मैं आप लोगों को, खासतौर से इंडियन सिविल सर्विस के उम्मीदवारों को यह दिखाना चाहता हूं कि 1000, 2000 और 3000 साल का तथा आज का भी भारत समस्याओं से भरा है, जिसके निदान का संबंध हम सभी से है, यहां तक कि 19वीं सदी के इस यूरोप से भी है। यदि आपकी यहां इंग्लैंड में कोई विशेष रुचि बन गई है तो उसकी तुष्टि के लिए भारत में बहुत सामग्री मिलेगी, और यदि किसी ने अपने देश में श्रेष्ठ चिंतकों और कामगारों से सरोकार रखने वाली महान समस्याओं में से किसी एक पर रुचि लेना सीख लिया है, तो उसे भारत से यह डर नहीं होना चाहिए कि वो उसके लिए एक बौद्धिक निर्वासन होगा। यदि आप भूगर्भ शास्त्र में रुचि रखते हैं तो आपके लिए हिमालय से लेकर सीलोन तक काम है। यदि आप वनस्पति शास्त्र के शौकीन हैं, तो वहां समृद्ध वनस्पतियां हैं जिन पर हुकर और कई विद्वान काम कर सकते हैं। यदि आप प्राणी शास्त्री हैं, तो हैकर के बारे में सोचिए, जो अभी अभी भारतीय वनों की यात्राएं कर रहा है और भारतीय समुद्रों में खोजबीन कर रहा है और जिसे लग रहा है कि भारत में रहने से उसके जीवन का सबसे उज्जवल स्वप्न साकार हुआ है। यदि आप नृतत्व शास्त्र में रुचि रखते हैं, तो भारत एक नृतत्व शास्त्रीय संग्रहालय है। यदि आप पुरातत्व के शौकीन हैं और आपने इंग्लैंड में किसी उत्खनन में सहायता की है और कचरे के ढेर में से एक फाइबुला, चाकू या पत्थर का टुकड़ा पाने का आनंद जानते हैं, तो केवल जनरल कनिंघम की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट्स पढ़िए। आप उस क्षण की व्यग्रता से राह देखेंगे कि आप कब भारत के बौद्ध शासकों द्वारा बनवाए गए प्राचीन विहारों और महाविद्यालयों को ज्यादा प्रकाश में लाने के लिए अपना फावड़ा उठाएं। यदि आप सिक्के जमा करने के शौकीन हैं, तो भारत में ईरानी, कैरियन, थ्रेसियन, पार्थियन, ग्रीक, मैसिडोनियन, सीथियन, रोमन और मुस्लिम सिक्कों की भरमार है। जब वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल था, तो बनारस में एक नदी के किनारे एक मटका मिला था जिसमें 172 स्वर्ण डेरिक्स थे। वॉरेन हेस्टिंग ने सोचा कि वो इन प्राचीन सिक्कों को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को प्रस्तुत करके अपने स्वामियों को श्रेष्ठ उपहार दे सकेगा। कहानी यह है कि
ये सिक्के गला दिए गए। जब वॉरेन हेस्टिंग्स लौटा तो वे सिक्के गायब हो चुके थे। ऐसा अनाचार फिर ना हो, इसके लिए आप काम कर सकते हैं। एशियाटिक सोसाइटी बंगाल के अंतिम अंकों में से एक में आप पढ़ सकते हैं कि एक कोष खोजा गया जो इतना संपन्न था जितना मैकेना में डॉक्टर श्लीमैन के द्वारा खोले गए किसी मकबरे में पाया गया था। यही नहीं, मैं कहूंगा कि ये मैकेना में पाए गए खजाने से एकदम असंबद्ध नहीं था, तथापि इंग्लैंड में शायद ही किसी ने इस पर ध्यान दिया होगा। मिथकों के अध्ययन में पूर्ण रूप से एक नया स्वरूप प्राप्त कर लिया गया है। इसका कारण यह है कि इस पर भारत के प्राचीन वैदिक मिथकों ने प्रकाश डाला है। यद्यपि मिथकों के सच्चे विज्ञान की आधारशिला रख दी गई है, लेकिन सभी ब्यौरे अभी भी तय होना है और ये भारत से बेहतर कहीं तय नहीं हो सकते। पुराकथाओं के अध्ययन ने भारत में ही पुनर्जीवन प्राप्त किया और यहीं से विभिन्न समय पर विभिन्न माध्यमों से ये पुराकथाएं पूर्व से पश्चिम को गईं। अब ऐसा माना जाता है कि बौद्ध धर्म हमारी दंत कथाओं और नीति कथाओं का मुख्य स्रोत रहा है, किंतु यहां भी कई समस्याएं अपने निदान की प्रतीक्षा कर रही हैं। उदाहरण के लिए सिंह की खाल पहने गधे की कथा के संकेत पर गौर करें, जिसका उल्लेख प्लेटो की क्रेटुलस में आता है। क्या यह पूर्व से उधार लिया गया था? या फिर उस नेवले की कहानी लें जिसे एफ्रोडाइट ने स्त्री बना दिया था और जब उसने चूहे को देखा तो उसे लपकने से अपने को रोक नहीं सका। यह भी संस्कृत के एक आख्यान के समान है कि फिर यह ग्रीस में इतनी जल्दी कैसे